हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड हिंदी बाल भारती स्टैंडर्ड 8 द बुक। स्टूडेंट, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 8 नरई। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पेज नंबर 31, पेज नंबर 32 की कहानी को देखा था। आज हम पेज नंबर 33 की कहानी को देखेंगे। कहानी को शुरू करने से पहले हम पेज नंबर 32 की अंतिम लाइन को देखेंगे। बाढ़ के दृश्य अब नहीं दिख रहे, शाम का धुंधलका उतर रहा है। वो कहते हैं कि बाढ़ के जो दृश्य है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं और शाम का जो धुंधलापन है वह भी अब धीरे धीरे उतर रहा है। बिहार रात की बाहों में और मैं निद्रा के अनंत में। वह कहते हैं कि बिहार रात की बाहों में सो गया और मैं गहरी निद्रा में सो गया। सवेरा हो गया, दक्षिण बिहार की धान मेखला रात में आई और चली गई। मुगल सराय पीछे छूट गया, महानंदा चुनार मिर्जापुर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी। अब वो क्या कहते हैं कि सवेरा हो गया था और दक्षिण बिहार की जो धान की खेती है वह रात में आई और चली गई। मुगल सराय स्टेशन भी पीछे छूट गया था। महानंदा चुनार मिर्जापुर क्षेत्र में अब प्रवेश कर चुकी थी। वह कहते हैं कि जब मैं रात में सो गया तो मैं उन स्टेशनों का वर्णन नहीं कर सकता जिन स्टेशनों को मैंने नहीं देखा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारी जो ट्रेन है महानंदा वह चुनार मिर्जापुर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। आगे कहते हैं, कहाँ है देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में वर्णित वे रहस्यमय जंगल और खो कंदराएं। वह कहते हैं कि वह खाड़ियाँ कहाँ हैं, वह गुफाएं कहाँ हैं जो देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता की संतति में वर्णित गुप्त जंगल। रेलवे लाइन के आसपास कुछ जंगली पेड़, कटी पटी जमीन और नदी नाले के पाशर में रहने वाले सरपत अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब वो कहते हैं कि रेलवे लाइन के पास में कुछ जंगली पेड़ और कटी पटी ज़मीनें दिखाई दे रही हैं, नदी और नाले दिखाई दे रहे हैं, सरपत जरूर दिखाई दे रहा है, अवश्य दिखाई दे रहे हैं। ये प्रतीक है जंगल के, नदी नाले के। अब हम प्रकृति को प्रतीकों में देखा करेंगे। वह कहते हैं कि ये जो जंगल है, कटे फटे पेड़ हैं, टूटी हुई जो ज़मीनें हैं, कटी फटी ज़मीनें हैं, नदी नाले हैं, ये सारी चीज़ें ये जंगल के प्रतीक होते हैं। और अब इसे हम सिर्फ प्रकृति के ही प्रतीकों में देख सकेंगे। पानी में प्रसन्नचित्त खड़े हैं धान, नीचे रेलवे लाइन के किनारे वर्षा ऋतु ने जगह जगह जलाशय बना दिए हैं। अब लेखक क्या कहते हैं कि धान के जो खेत हैं, धान के जो पेड़ हैं वह प्रसन्नचित्त मुद्रा में खड़े हैं और रेलवे लाइन के नीचे के किनारे वर्षा ऋतु के पानी से जगह जगह पर पानी भरे हुए हैं। कोई से समन्वित है ये जलाशय। अचानक एक जलाशय दृष्टिपथ में आता है और अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ मेरे मानस फलक पर अंकित हो जाता है। नहीं मिटेगी जन्म जन्मांतर तक वह छवि। वह कहते हैं कि अचानक से मेरे आँखों के सामने मेरे सामने जो एक जलाशय आ जाता है और अपनी पूरी दिव्यता को मेरे मानस फलक पर अंकित कर देता है। तो यह जो जलाशय के प्राकृतिक चित्र है यह कभी भी मेरे हृदय से नहीं मिटेगी। जलाशय का पानी उज्ज्वल नीलमणि सा दमक रहा है। अपने अपने मृणाल पर प्रार्थनामय मुद्रा में पानी में खड़ी हैं कुमुदनियाँ, खिली अधखिली अनखिली, पानी का ठहरे हैं कुमुदनी पत्र। अब यहाँ पर वह क्या कहते हैं कि जो जलाशय का पानी है वह एकदम उज्ज्वल है, नीलमणि, जैसे नीला पानी होता है, नीलमणि होती है, उसी तरीके से वह चमक रहा है। वह अपनी मृणाल मुद्रा में खड़े हैं और उनकी जो खिली अधखिली कुमुदनियाँ हैं वह पानी में ठहरे हुए हैं। पानी के आरण्य में विहार कर रही हैं नन्ही नन्ही मछलियाँ। वह कहते हैं कि पानी के जो जलाशय भरे हैं उसमें छोटी छोटी मछलियाँ जो है वो विहार कर रही हैं, घूम रही हैं। जलाशय के किनारे छिछले पानी में खड़ी है एक घास नरई। अब यहाँ पर जो हमारे लेसन का नाम है नरई, अब उसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। जलाशय के किनारे छिछले पानी में खड़ी है एक घास नरई। इसमें न कोई गांठ न कोई पत्ता। ये जो नरई होती है इसमें किसी भी प्रकार की गांठ नहीं होती, इसके किसी भी प्रकार के पत्ते नहीं होते। भीतर से पूरी तरह खाली खोखली एक नरम सलाका सूर्योन्मुखी। अब ये जो है अंदर से कैसी होती है, एकदम खाली खोखली होती है, एकदम नरम सलाखाओं वाली होती है। कोई
देखे न देखे, कोई चिन्हे न चिन्हे, कोई जाने न जाने, सृष्टिकर्ता तो देखता है, सृजनहार तो चिंता है, प्रतिपालक तो जानता है। अब वह क्या कहते हैं कि इन नरई को कोई देखे या ना देखे, कोई पहचाने या ना पहचाने, लेकिन जिसने इसका निर्माण किया है वह सृष्टिकर्ता तो इन्हें देख रहा है, वह सृजनहार तो इन्हें चिंता है, पहचानता है, प्रतिपालक तो जानता है। शायद गंगा पार काशी के मध्यकालीन संत ने नरई के किसी पूर्वज को कहीं देखा था और एक कालजयी साखी रच दी। अब वो क्या कहते हैं कि गंगा पार काशी के मध्ययुगीन संत ने नरई के किसी पूर्वज को देखा था और उन्होंने एक कालजयी साखी रच दी। अब उनकी साखी क्या थी? संत गठी कौपिन दे, साधु न मानय संक, राम अमली माता रहे, गिनय इंद्र को रंक। अब इसका मतलब क्या होता है कि भस्मस्नात देह पर 7 गांठों से गठा कौपिन धारण कर साधु जब भागीरथी के तट पर सूर्योदय से खड़ा होता है तो वह जीवन और जगत का महानायक हो जाता है, जिसका तेज प्रताप देखकर पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रोमांचित हो उठते हैं। वह क्या कहते हैं कि जो साधु संत होते हैं वह अपनी देह पर जब 7 गांठों से गठा कौपिन धारण करते हैं करके जब भागीरथी के तट पर सूर्योदय से खड़े होते हैं तो जीवन और जगत के महानायक बन जाते हैं, जिसका तेज प्रताप देखकर जो पंच महाभूत होते हैं। पंच महाभूत कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये कैसे होते हैं? ये एकदम खुशी से फूल उठते हैं, ये खुशी से भर उठते हैं, आकाश रोमांचित हो उठते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी आज की कहानी खत्म होती है। स्टूडेंट यहाँ पर शब्द संसार है, हम इसे शब्द संसार को भी देखेंगे। सनई, छोटा पौधा जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है। गड़ही, छोटा गड्ढा। दुर्दांत, बेकाबू, दृष्टा, दूर दृष्टि वाला। दुर्भिक्ष, अकाल, अभाव। सरपत, सरकंडा, अवस्थित, टिका हुआ, ठहरा हुआ। मृणाल, कमल की जड़, कौपिन। लंगोटी, मुहावरा, निहाल होना, आनंदित होना। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये शब्द संसार अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर आया है उसे भी आपको अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। तो आज का हमारा यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।